नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीड साइंस के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में फिजिक्स के टॉपिक्स अपन कर रहे हैं। बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। पीडीएफ आपको इंस्टा मोजो स्टोर पे अवेलेबल करवा दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ले सकते हैं आप लोग। आज का जो अपना फिजिक्स का टॉपिक रहेगा वो रहेगा तापमापी तथा उष्मा। तापमापी का जो टॉपिक है वो पिछली बार अपने रीट की परीक्षा में नहीं था। 2021 के ही रीट परीक्षा में इसको नया टॉपिक है बिल्कुल जोड़ा गया है और इससे भी अपन ने प्रश्न लिए और बहुत अच्छे प्रकार से इस टॉपिक को मैंने आपको करवाया भी है। साथियों, ये टॉपिक अगर आप करना चाहते हैं तो आपको रीट साइंस न्यू टॉपिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें जितने भी साइंस के नए टॉपिक्स ऐड हुए वो सारे के सारे उस प्लेलिस्ट में। वो बहुत ही शानदार मैटर है और काफ़ी सारे व्यूज़ भी उसके ऊपर आए हैं लाखों में। और वास्तव में बहुत ही अच्छा मैटर वहाँ पे करवाया गया है, क्योंकि आपकी राजस्थान बोर्ड की किताबों और एनसीईआरटी का ही मैटर है। आज इसके ऊपर आधारित प्रश्नों को अपन करने वाले हैं। तापमापी तथा उष्मा 25 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। बहुत अच्छे प्रश्न आपको लगेंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। साथियों, कोरोना का जो वो चल रहा है लहर जो एक प्रकार से, और उसमें अपने आप को बचा के रखिए। सबसे बड़ी बात यही है, अपना ध्यान रखिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप का ध्यान रखना। पढ़ाई कीजिए, साथ साथ मेहनत करते रहिए, सफलता मिलेगी। अंधकार के बादल ज़रूर छंटेंगे, रोशनी की किरण भी आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं कि एक घर में अपने को सुरक्षित रहना है और बिल्कुल अपने घर वालों को सुरक्षित रखना है और संयम के साथ ये समय गुजारना है। पढ़ाई करते रहिए, बस समय अपने आप बीत जाएगा। अच्छा कार्य करते रहिए, सब सही हो जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला आपका प्रश्न है कि प्रयोगशाला तापमापी में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग होता है? सोडियम का, पारा का, पिघला एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं या चमकीला पानी का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, प्रयोगशाला जो तापमापी होती है उसमें अपन पारा का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वह जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है, जब पदार्थ के अणु स्वयं चलकर उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करते हैं तो उष्मा संचरण की ये कौन सी विधि कहलाती है? देखिए प्यारे साथियों, जब उष्मा का मतलब जो पदार्थ का जो अणु है वो खुद चल करके जाएगा दूसरे अणु के पास, क्या देने के लिए? उष्मा देने के लिए। फिर ये दूसरा अणु इस तीसरे के पास जाएगा उष्मा देने के लिए, इस प्रकार से चौथे के पास जाएगा, ये पांचवें के पास जाएगा। इस प्रकार से उष्मा का जो संचरण होता है वो किस प्रकार की विधि में होता है? तो वो आपका होता है साथियों संवहन विधि में। वह इसका सही उत्तर होगा। देखिए, संवहन विधि यानी कि आपका जो द्रव और गैस है उसमें संवहन विधि के द्वारा उष्मा का चालन होता है। और द्रव और गैसों में जो आपके जो द्रव और गैस के जो कण हैं वो खुद उष्मा को एक कण से लेकर के दूसरे कण के पास लेकर के जाते हैं, तो खुद कण इसमें चल करके जाते हैं उष्मा का स्थानांतरण करने के लिए। तो संवहन विधि रहेगा। चालन विधि जो वो ठोसों में होती है साथियों, और वहीं इसमें एक प्रकार से जो विकिरण विधि रहेगी वो महत्वपूर्ण है, मोस्ट है। और इसके ऊपर 2-3 बार प्रश्न आ चुका है रीट की परीक्षा में कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा उष्मा का जो चालन है या ऊर्जा का जो चालन है वो आपके मतलब निर्वात में भी हो सकता है, तो आपकी विकिरण विधि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है कि उस कण स्वयं चल करके जाते हैं उष्मा का स्थानांतरण करने के लिए, तो वो संवहन विधि होगी। ऑप्शन ब यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, उष्मा के लिए सही कथन क्या है? एक, उष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। 2, ठंडी और गर्म वस्तुओं में उष्मा का आदान प्रदान तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप समान नहीं हो जाएं। और 3 है, किसी वस्तु की उष्णता को ताप कहा जाता है। या 4, उपरोक्त सभी। तो देखिए मित्रों, सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, जब हवा समुद्र से स्थल की ओर बहती है तो इसे क्या कहते हैं? थल समीर कहेंगे, समुद्र समीर कहेंगे, या दोनों कहेंगे, या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए, जब हवा समुद्र से थल की ओर, ठीक है, समुद्र से जब थल की ओर हवा आएगी, समुद्र से थल की ओर आती है, तो निश्चित रूप से उसको अपन कौन सी समीर बोलेंगे मित्रों? उसको बोलेंगे अपन समुद्र समीर। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा कब होता है? जब समुद्र का जो पानी है वो ज़्यादा ठंडा हो स्थल की बजाय, ठीक है, स्थल की बजाय यानी कि समुद्र का जो जल है वो स्थल की अपेक्षा अगर ठंडा होगा तो हवा जो है वो समुद्र से स्थल की ओर बहेगी और उसको अपन समुद्र समीर कहते हैं। और जब स्थल अधिक ठंडा होता है तो आपका जो है वो स्थल से समुद्र की तरफ बहेगी, उसको अपन थल समीर कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न, निम्न में से किस विधि द्वारा निर्वात में ऊष्मा का संचारण होता है या संचरण होता है? तो मैंने बता दिया आपको, विकिरण विधि के द्वारा होता है। अगला आपका प्रश्न देखें, निम्न में से किस विधि के द्वारा ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है? तो चालन विधि के द्वारा ठोसों में होता है, ये भी बता दिया है। अगला आपका प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? रीट में पूछा गया प्रश्न है ये। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये रीट या आरटेट में आया हुआ प्रश्न है। आरटेट कहीं तो ज़्यादा अच्छा, 2012 या 11 का प्रश्न है। इसमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर रहेगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सामान्य तापमान होता है मनुष्य का। ठीक है साथियों, ध्यान में रखिएगा। और ये प्रश्न पूछा गया है, देखिए सिंपल प्रश्न है। और अगर अपन वैसे अगर देखिए ये प्रश्न पूछा नहीं जाता, फिर मैं इस प्रश्न को लेता तो आप लोग यही बोलते कि सर बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न नहीं आते। तो देखिए रीट की परीक्षा में आरटेट में आया हुआ प्रश्न है। अगर ये तो डिग्री सेंटीग्रेड में तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपका रहता है। अगर फारेनहाइट में पूछ ले तो ये आपको आ जाएगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा, 98.6 डिग्री फारेनहाइट इसका फारेनहाइट में आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसकी प्रास कितनी होती है? 35 डिग्री से 42 डिग्री या 94 डिग्री फारेनहाइट से 108 डिग्री फारेनहाइट। दूसरा ऑप्शन है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड या 94 डिग्री फारेनहाइट से 115 डिग्री फारेनहाइट। तीसरा ऑप्शन है 42 डिग्री से 55 डिग्री सेंटीग्रेड और जो 108 डिग्री फारेनहाइट से 128 डिग्री फारेनहाइट। या चौथा ऑप्शन है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 85 डिग्री फारेनहाइट से 108 डिग्री फारेनहाइट। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है उसकी प्रास होगी आपकी 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर देखें, और अगर फारेनहाइट में जाएं तो 94 डिग्री फारेनहाइट से 108 डिग्री फारेनहाइट इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन 1 जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है? ज़्यादातर जो प्रयोगशाला तापमापी अपनी स्कूलों में भी होती है, ज़्यादातर इसी को अपन देखते भी हैं। तो इसका जो प्रास जो होगा आपका प्रयोगशाला तापमापी का प्रास या परिसर जो होगा वो -10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ऑप्शन 3 सही होगा साथियों। काफ़ी बच्चे 10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री इसको मानते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड दोनों में -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर साथियों रहेगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, निम्न में से ऊष्मा अवशोषण क्षमता अधिक होती है? लाल रंग की, बैंगनी रंग की, काले रंग की या सफ़ेद रंग की? तो देखिए जो काला रंग होता है उसकी ऊष्मा अवशोषण क्षमता जो है वो अधिक होती है बाकियों की बजाय। इसीलिए काला कपड़ा पहन करके अगर अपन धूप में जाएंगे तो अपने को और ज़्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, सर्दियों में काला कपड़ा पहनना या गहरे रंग का कपड़ा पहनना ज़्यादा अच्छा होता है सूती की बजाय, जबकि गर्मियों में सूती कपड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर अपने को अलग अलग दे रखे हैं, इसलिए अवशोषण क्षमता, ऊष्मा अवशोषण क्षमता जो होती है वो काले कपड़े की सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन 3 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 1000 कैलोरी किसके बराबर होती है? 4186 जूल के, 4.186 जूल के या 41.86 जूल के या इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न। देखिए मतलब 2018 की रीट में ये प्रश्न पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा अलग प्रकार से था। हालांकि अगर आपको ये प्रश्न का आंसर है तो अपन वो भी आप लोग वो भी आंसर आराम से कर पाएंगे अगर इस प्रश्न का आंसर आप लोग कर देते हो। देखिए 1000 कैलोरी का मतलब क्या होता है? 1000 कैलोरी का मतलब होता है 1 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होता है? 4186 जूल के साथियों बराबर होता है। यानी कि अगर देखें तो 1000 कैलोरी भी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, यानी कि 4186 जो जूल है वो 1000 कैलोरी के बराबर आपका रहेगा। ठीक है, 1000 कैलोरी किसके बराबर है? 4186 जूल के मित्रों बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल ठीक उत्तर इसका रहेगा, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है? तो देखिए अपन जानते हैं कि आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है, लेकिन जो सही है वो क्या है? डिग्री केल्विन जो है वो आपका डिग्री सेंटीग्रेड प्लस डिग्री सेंटीग्रेड में अगर अपन 273 प्लस 273.15 डिग्री अगर ऐड कर देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? केल्विन के बराबर। यानी सेंटीग्रेड में कोई तापमान है, जैसे मान लीजिए आपका केल्विन में मान लीजिए आपका तापमान कितना है, जैसे
आपका कोई भी आप तापमान केल्विन में माने एक बार, ठीक है, उसमें अपन अगर 273 जोड़ देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, एक प्रकार से डिग्री सेंटीग्रेड में। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड में अपने को तापमान दे रखा है और अपने को केल्विन में बदलना है, ठीक है, तो कितना आएगा, ठीक है। जैसे अपना मान लीजिए तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए कोई तापमान है, ठीक है। तो अब ये केल्विन में कितना होगा, तो ये केल्विन में कितना आएगा, देखिए आपका डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री है प्लस 273 और जोड़ दीजिए इसमें, तो आ जाएगा 273.15, ठीक है, डिग्री केल्विन, ठीक है, ये आ जाएगा डिग्री केल्विन में आपका तापमान। तो इस प्रकार से इसको समझिएगा। तो ये आपका सही उत्तर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यहाँ पे संबंध 1 जो वो बिल्कुल ठीक इसका उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपका, वह कौन सा ताप है जहाँ डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। तो वह आपका तापमान होता है मित्रों आपका -40 डिग्री सेंटीग्रेड। सब लोगों को पता है माइनस का जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उस पर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न, किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की क्या कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा कि किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे, उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी के 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, यहाँ पे क्या था, किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, और यहाँ है 1 किलोग्राम, विशिष्ट हो गया है ना, 1 किलोग्राम क्या हो गया, विशिष्ट हो गया। भाई विशिष्ट वजन ले लिया अपन ने। 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे, आपकी निश्चित रूप से विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। ऊष्माधारिता तो क्या कहेंगे, किसी भी पदार्थ, यानी कि किसी पदार्थ, अब वो पदार्थ कितना भी हो सकता है, 1 किलो भी हो सकता है, 1 किलो से ज़्यादा भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है, वो तो ऊष्माधारिता कहलाएगी। लेकिन अगर अपन विशिष्ट रूप से बोल दें कि 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होगी उसको विशिष्ट ऊष्मा ही अपन बोलेंगे। याद रखिए साथियों, आपको ध्यान में रखना है इसको, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो पूछा जाता है, ऊष्माधारिता और आपकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अगर किसी भी पदार्थ की बात करें, किसी भी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है तब तो वो ऊष्माधारिता होगी, और 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है तो फिर उसको विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। याद रखिएगा इसको, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न, स्थिर ताप पर 1 किलोग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए, अभी यहाँ पे तापमान बढ़ाने की बात नहीं है, अवस्था परिवर्तन की बात है, यानी कि स्थिर ताप पर 1 किलोग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है उसको क्या कहेंगे, विशिष्ट ऊष्मा नहीं करेंगे, ऊष्माधारिता नहीं करेंगे, उसको गुप्त ऊष्मा जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुप्त ऊष्मा मित्रों कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न कि क्वथनांक के संबंध में सही नहीं है, दाब में कमी तो क्वथनांक में भी कमी होती है। पहला स्टेटमेंट तो आपका ये है, ठीक है। अपने को क्या बताना है कि क्वथनांक के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए दाब में अगर कमी होगी क्वथनांक में कमी होगी, बिल्कुल सही बात है। क्वथनांक यानी कि वह बिंदु जिसके ऊपर कोई द्रव्य उबलने लग जाता है वो उसका क्वथनांक बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ या द्रव्य जो उबलने लगता है वह उसका क्या है, क्वथनांक कहलाता है। तो दाब में अगर कमी होगी तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि कम ताप में ही वो उबलने लग जाएगा। आगे देखिए दूसरा, शुद्ध जल में अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है। अगर अपन शुद्ध जल में, देखिए एक मान लीजिए आप लोग क्या है, दूध को गर्म कर रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं अपन लगातार, और एक तापमान आता है उसके बाद ही उफान आने लगता है दूध में, यानी उबलने लगता है वो दूध, है ना। अब उबलते उफान आएगा उसमें, और उसी समय उसमें अपन जैसे कोई टेबलेट डाल दें या कोई पानी की एक घूंट डाल दें या उसमें कोई चीनी डाल दें, नमक डाल दें, तो अशुद्धि मान लीजिए उसमें अपने मिला दी, तो एक बार के लिए क्या होता है, दूध नीचे बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है, क्योंकि जो उसका उबलने का जो बिंदु उसके लिए जो तापमान उसको चाहिए था वो तापमान मिल चुका था। अब वो तापमान जो वो पदार्थ अपने डाला उसने उस तापमान को कम कर दिया, तापमान कम करते ही वापस से नीचे बैठ जाएगा और दोबारा जब उबलेगा तब वो फनने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो निश्चित रूप से शुद्ध जल में या किसी भी पदार्थ में अगर अपन अशुद्धि मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा निश्चित रूप से, ना। और तीसरा है उपरोक्त दोनों, और चौथा है क्वथनांक बढ़ जाएगा यदि दाब घट जाएगा। तो
तो देखिए सही नहीं है, तो वो पूछा है तो ऑप्शन 4 होगा। क्वथनांक बढ़ जाएगा यदि दाब घट जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, ये सही कथन नहीं है, क्योंकि दाब और क्वथनांक का एक प्रकार से अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, दाब कम होगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे अगर क्वथनांक बढ़ रहा है इसका मतलब दाब क्या है, वो भी बढ़ रहा है। तो ऑप्शन 4 इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न वाष्पीकरण के लिए सही नहीं है। एक, क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, वायु गति में वृद्धि से बढ़ता है, या 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वाष्पीकरण यानी कि मान लीजिए ये कोई, मान लीजिए एक खूंटी मान सकते हो आप, इसके ऊपर जो है वो कपड़े टांग रखे हैं, लटका रखे हैं, ठीक है। ये कपड़ा या शर्ट मान सकते हैं आप, या ये इस प्रकार से आप पैंट मान सकते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे इसको सुखा रखा है। अब देखिए क्या हुआ कि हवा बहुत तेज चलने लग गई। अब हवा तेज चलने की वजह से भी क्या होगा, देखिए क्षेत्रफल बढ़ेगा। एक तो अपन इस शर्ट को एक जगह लपेट करके इस प्रकार से लटका दें, और एक इस प्रकार से खोल के सुखाएं, तो कौन सा जल्दी सूखेगा, किसमें वाष्पीकरण अधिक होगा, खोल के सुखाएंगे। यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वाष्पीकरण बढ़ेगा, तो पहली बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा, तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। सूर्य की गर्मी तेज हो गई, जो प्रकाश है वो तेज आने लग गया, तो निश्चित रूप से जो है वो तापमान बढ़ने पर जो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, वाष्पीकरण जल्दी होता है। फिर है वायु में गति से देखिए क्या होता है कि मान लीजिए सूर्य का प्रकाश कम है, लेकिन हवा जो सूखी चल रही है, बहुत तेज चल रही है। जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे जल्दी कपड़ा सूखता जाएगा, वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 भी ठीक है। यानी कि सारी बातें बिल्कुल सही हैं, और पूछा क्या था जो सही नहीं है वो। तो साथियों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपका जो वो मतलब सही नहीं है, ये पूछा है। तो उपरोक्त सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए उपरोक्त में से कोई भी जो वो गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से ऊष्मीय प्रसार का उदाहरण क्या है। एक, बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे की हाल चढ़ाना। तो निश्चित रूप से बैलगाड़ी का जो टायर होता है उसके ऊपर जो हाल चढ़ाते हैं अपन लोहे की, तो ये मान लीजिए आपका बैलगाड़ी का मान लीजिए टायर हो गया। बैलगाड़ी का जो टायर है उसके ऊपर जब अपन क्या करेंगे, लोहे की हाल चढ़ानी होती है मान लीजिए ना, तो ये अपन एक बैलगाड़ी का मान लीजिए टायर है, इस टायर के ऊपर अपने को हाल चढ़ानी है लोहे की। अब अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से कुछ हाल चढ़ाई जाती है कि ये टायर को नुकसान न पहुंचाए और टायर की मजबूती प्रदान कर दे। तो साथियों किया क्या जाता है, जो आपकी जो हाल होती है उसको अपन छोटा लेते हैं। जो टायर का आकार है उससे थोड़ा सा क्या लिया जाता है, छोटा लिया जाता है। क्यों लिया जाता है छोटा, क्योंकि मतलब फिर इसको गर्म करेंगे अपन, जो हाल है अपनी इसको अपन गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करेंगे तो ये इसका प्रसार हो जाएगा, यानी कि ये गर्म किया तब ये प्रसारित होकर के इसका आकार जो वो बढ़ जाएगा। अब जब इसका आकार बढ़ जाता है तो इसको जो है वो इस टायर के ऊपर जो चढ़ा दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से इसको टायर के ऊपर जो एक प्रकार से चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और फिर ये जब ठंडी होगी तो निश्चित रूप से जकड़ लेगी टायर को, और आराम से इसके ऊपर चढ़ जाएगी, और एक अपने पास टायर बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये सिस्टम होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उदाहरण है। दूसरा, रेल की दो पटरियों के जोड़ के मध्य खाली जगह छोड़ी जाती है। रेल की जो पटरियां होती हैं उनके जोड़ के मध्य भी जो है वो जगह छोड़ी जाती है। इसका कारण भी यही है सेम, क्योंकि गर्मियों के मौसम में निश्चित रूप से क्या होगा, ये प्रसार करेंगे, और प्रसार करेंगे तो दोनों जो आपस में यहाँ से प्रसार करके एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये जगह नहीं छोड़ी जाए तो ये पटरियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती हैं, और उसकी वजह से बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये भी जो उसमें प्रसार का उदाहरण आपका ऑप्शन नंबर 2। अगर ऑप्शन नंबर 3 की अपन बात करें तो देखिए क्या, बिजली के तारों को कसकर न लगाना। सर्दियों में क्या होता है, देखिए अपन सर्दियों में देखते हैं कि जो तार हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, और गर्मी आती है तो वो ढीले हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए कोई भी पदार्थ वो ऊष्मा पाकर क्या है, फैलाव करता है। धातु ऊष्मा पाकर क्या करते हैं, फैलाव करते हैं। तो इसी वजह से बिजली के तारों को ढीला लगाया जाता है, ताकि सर्दियों में वो जब खींचे जाएं तो वो टूटे नहीं, ठीक है। इतना इस लिमिट तक उनको ढीला किया जाता है, ठीक है साथियों। तो आपका जो उत्तर रहेगा इस प्रश्न का वो आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। उपरोक्त सभी जो है वो उसमें प्रसार के उदाहरण रहेंगे। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का उत्तर है। अगला आपका प्रश्न देखें, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो यह प्रश्न वैसे केमिस्ट्री का भी है, केमिस्ट्री में भी इस प्रकार का प्रश्न मैंने लिया है।
अभी कुछ बनाने स्टार्ट कर दिए केमिस्ट्री के प्रश्न, तो उसमें इस प्रश्न को ये तो नहीं है सेम टू सेम, लेकिन कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही रहेगा, अमोनियम क्लोराइड। ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल आपने को पूछा था, गुण पूछा था, तो अमोनियम क्लोराइड में होगा। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि जब किसी भी पदार्थ को जब अपन किसी पात्र में लेकर के गर्म करते हैं, ठीक है, जब अपन गर्म करते हैं तो जब भी गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करते ही वो पदार्थ जो है वो पिघलेगा नहीं, यानी कि ठोस अवस्था में अपन ने उसको लिया लेकिन वो पिघला नहीं, सीधा क्या भाप बन गया, क्या बन गया, भाप बन गया, यानी वाष्प उसकी बन गई। तो सीधा वाष्प अवस्था में भाप यानी कि गैसीय अवस्था में जो चला जाए, तो यानी कि ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में अगर जा रहा है तो ध्रुवपातन का गुण होगा। ऑप्शन 3 इसका उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न, सर्दियों में एक मोटे कपड़े की शर्ट पहनने के बजाय पतली पतली 2 शर्ट पहनना फायदेमंद क्यों होता है? बड़ा सीधा सा उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा वैसे तो, लेकिन आपको बताना चाहूँ, देखिए क्या होता है, जब अपन सर्दियों में मोटा एक कपड़ा पहनेंगे तो उसमें क्या होगा, कोई लेयर नहीं बनेगी बीच में। जब 2 कपड़े अपन पहनेंगे तो जैसे 2 शर्ट पहन लिए, एक शर्ट पहना उसके ऊपर दूसरा शर्ट, तो बीच में एक हवा की लेयर बन जाती है। और जो वायु या हवा होती है, वायु जो होती है वो ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। तो निश्चित रूप से ठंड न तो अंदर जाएगी और न, और जो अंदर की जो हीट है वो बाहर भी नहीं आएगी, तो और बाहर का जो टेम्परेचर वो अंदर नहीं जा पाएगा, तो इस वजह से अपने को सर्दी कम महसूस होती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पे आप सही करेंगे। अगला आपका प्रश्न, किसी वस्तु का तापमान किस पर निर्भर करता है? किसी उस वस्तु का तापमान जो वो किस चीज़ पर निर्भर करेगा? आयतन पर, द्रव्यमान पर, घनत्व पर, या उपरोक्त सभी पर? तो देखिए, किसी वस्तु का जो तापमान होता है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर प्यारे साथियों रहेगा। अगला आपका प्रश्न, निम्न में से गुप्त उष्मा का मात्रक है। गुप्त उष्मा का मात्रक क्या है? जूल प्रति किलोग्राम, 2 कैलोरी प्रति किलोग्राम, 3 कैलोरी प्रति ग्राम, और 4 है उपरोक्त सभी। तो देखिए, गुप्त उष्मा के जो सारे की सारी मात्रक हैं, जूल किलोग्राम भी है, कैलोरी प्रति किलोग्राम भी है, कैलोरी प्रति ग्राम भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तापमापी सीबेक प्रभाव पर कार्य करती है? देखिए, एक है गैस तापमापी, दूसरी है ताप युग्म तापमापी, तीसरा प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, और 4 है डिजिटल तापमापी। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ताप युग्म तापमापी। इसके माध्यम से अपन -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को माप सकते हैं। और साथियों, सीबेक प्रभाव मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। देखिए, धातु का एक तार अपन लेते हैं जिसका एक प्रकार से एक सिरा जो है वो यहाँ लिया, और इसी तार का दूसरा सिरा इस प्रकार से इधर ले लिया। ठीक है, और इसी प्रकार जोड़ेंगे इनको। अब एक ये जो हिस्सा है इसको तो अपन जो मान लीजिए कम ताप पर रख देंगे, इसको अपन अधिक ताप पर रख देंगे, तो क्या होगा, जब इस प्रकार से, ठीक है, ये अधिक ताप पे हो गए, ये कम ताप पे हो गए, तो अब कम ताप और अधिक ताप में होने के कारण इसमें क्या ऊष्मा प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है, तो यही आपका सीबेक प्रभाव है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के जो आपका 1600 डिग्री सेंटीग्रेड है उसके लिए ताप युग्म तापमापी का उपयोग अपन कर सकते हैं, और ये सीबेक प्रभाव पर एक प्रकार से आपकी कार्य करती है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि गैस तापमापी में किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन उपयोग दोनों, या आर्गन? तो देखिए, दोनों का उपयोग करेंगे, हाइड्रोजन का भी करते हैं, नाइट्रोजन का भी करते हैं, उपयुक्त दोनों रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर होगा। और देखिए, अगर हाइड्रोजन गैस का उपयोग अगर गैस तापमापी में किया जाता है तो उसके द्वारा अपन 500 डिग्री तक तापमान माप सकते हैं, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान अपन माप सकते हैं हाइड्रोजन तापमापी से। और नाइट्रोजन जो तापमापी होती है उसके द्वारा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान भी मापा जा सकता है। तो ये आपका जो है वो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर आपका रहेगा। उम्मीद करता हूँ मित्रों ये 25 प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, और 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताइएगा। देखिए, पढ़ाई को छोड़िए मत बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी एक प्रकार से, ये कर लिया है कि अभी नहीं होगा, कोरोना आ गया है, ये आ गया, वो आ गया, तो एग्ज़ाम नहीं होगा 20 जून को। अगर 20 जून को भी नहीं होगा तो आपको तैयारी थोड़ी छोड़नी है। अगर ऐसे छोड़ोगे तो फिर जो अब मैं आपको ये बताऊं कि मेरे जानकारी में जितने लोग हैं उसमें एक आधे ने तो पढ़ाई छोड़ी है निश्चित रूप से, लेकिन लगभग लोग दुगुनी रफ्तार से लगे हुए हैं।
वो इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि सब लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी और अपन अगर इस समय भी लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो और बात भी उनकी ठीक है, तो आप लगे रहिए, तभी सफलता मिलेगी। ठीक है साथियों, और मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। और अगला जो अपना टॉपिक रहेगा साथियों, मैं आपको बताना चाहूँ वो रहेगा कार्य और ऊर्जा का। अभी बता देता हूँ आपको, कार्य और ऊर्जा का, कार्य तथा ऊर्जा का अपना अगला टॉपिक रहेगा, ये भी आप कर लीजिएगा, कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है मित्रों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।